1945, the end of World War II, ब्रिटिश पावर स्टूड विक्टोरियस अगेंस्ट द एक्सेस पावर, जिसके रिजल्ट में दुनिया की मोस्ट इवलेस्ट रिजीम का खात्मा हुआ। किसी को क्या पता था कि यही सुपर पावर जिसने वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी को हराया, ये खुद अपने हाथों से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आज़ादी देगी, रिजल्टिंग इन द एंड ऑफ 200 ईयर्स ऑफ टायरनी। अब सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटिशर्स अपने हाथों से खुद ही हमें आज़ादी क्यों देंगे। अगर हम लोग पॉपुलर नैरेटिव को फॉलो करें तो उसके मुताबिक इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अगर पाकिस्तानी साइड को देखें तो कायदे आजम, अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान की फ्रीडम फाइटिंग की सारी कहानियां हमारे सामने आएंगी, और कैसे इन लोगों ने मेहनत करके पूरे मुल्कों को आज़ाद कराया, इंडिया पाकिस्तान को। और कई इनके साथ और भी नोन और अननोन पर्सनैलिटीज़ की भी कहानी आएगी जिन्होंने मेहनत करके, जिनके नाम शायद इतने पॉपुलर ना हो लेकिन उन्होंने मेहनत आज़ादी के लिए उतनी की हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि इस कहानी के अलावा एक और कहानी थी जो आप लोगों में से कई लोगों ने शायद सुनी भी ना हो या उनको पता भी ना हो, क्योंकि इस कहानी का जिक्र बहुत ही कम हिस्ट्री की बुक्स या बहुत ही कम लोगों की कहानियों में है। अ ट्रूथ दैट इज नॉट फाउंड इन बैटल फील्ड्स, बल्कि ये वो ट्रूथ है जो कि बैलेंस शीट में आपको मिलेगा। आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। इस इंडिपेंडेंस की साइड को समझने के लिए हमें 1945 में जाना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर टू तो विन कर ली थी, लेकिन किसी कम कॉस्ट पे नहीं। देयर होल नेशन वॉज ब्लड वाइट। वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट के ऊपर यूके का नेशनल डेट 8.1 बिलियन पाउंड्स था, लेकिन यही डेट वॉर के एंड होने तक 21 बिलियन पाउंड्स हो चुका था, जो कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू से डबल आप कह सकते हैं या ट्रिपल। अगर हम इसी वैल्यू को आज के पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो ये फिगर जो है 1 ट्रिलियन से भी ऊपर जा सकता है। ये वो कॉस्ट थी जो ब्रिटिशर्स ने पे की थी फॉर विनिंग द वॉर। अब इसके रिजल्ट में ब्रिटिशर्स के साथ हुआ क्या था कि उनकी जितने भी वास्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स थी वो उनको सेल आउट करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अब लोन को पे करना था वापस, जो डेट वो ओ करते थे। रिजल्टिंग इनके वो एक ऐसा मुल्क बन चुका था जो कि लोन के ऊपर जी रहा था, विच वॉज प्रोवाइडेड बाई यूनाइटेड स्टेट ड्यू टू लैंड लीज प्रोग्राम। हिस्टोरियन डेविड एडगर्टन ने अपनी बुक ब्रिटेन वॉर मशीन के अंदर ये बात क्लियरली डिस्क्राइब की है कि कैसे ब्रिटेन ने अपनी पूरी नेशन को मोबिलाइज किया और टोटल वॉर के अंदर अपने जितने भी रिसोर्सेज थे और स्ट्रेंथ थे उसको पूरे तरीके से यूज कर लिया। जो एम्पायर आज से पहले एक ग्लोबल सुपर पावर के नाम से जानी जाती थी, इस वॉर के बाद वही एम्पायर आज ऊपर से तो शायद स्ट्रांग दिखती थी लेकिन अंदर से पूरे तरीके से खोखली हो चुकी थी। एट द एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू गाइज कि आप इस किताब को पढ़ें खुद जाकर, ताकि आपको इस पॉइंट के अलावा और भी कई बातें पता लग सके कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो अंदर से इतना ज़्यादा खोखले हो चुके थे इस वॉर की वजह से, लेकिन ऊपर से शायद कई लोगों को बड़ा ज़्यादा स्ट्रांग दिखते थे। ये बात आपको हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेगी जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं, ये इस तरह की किताबों में मिलेंगी। अभी जो मैंने आप लोगों को पूरी कहानी सुनाई है ये तो ब्रिटिशर्स के डेथ की कहानी थी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि यही वॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करके आई थी, क्योंकि यही वॉर ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको एक मौका प्रोवाइड किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो कि उनके पास पहले नहीं था। क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी फौज थी वो इस सारी जंग के अंदर सबसे बड़ी वॉलंटियर फौज थी, और इस वॉलंटियर फौज के बगैर जितनी भी अलाइड पावर्स थी उनका जीतना मुश्किल था अगेंस्ट द एक्सिस पावर, जिसको कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने यूटिलाइज किया, क्योंकि उनके बगैर ब्रिटिशर्स विन नहीं कर सकते थे वॉर को। ब्रिटिशर्स ने इन सोल्जरों को किसी भी मॉनेटरी फॉर्म, यू कुड से ट्रेजर मनी या कुछ भी ऐसा जो कि मनी के फॉर्म में तोला जा सके, उसमें इन सोल्जर्स को पेमेंट नहीं की थी, बल्कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला था जिसको स्टर्लिंग बैलेंस कहा जाता था। और अगर मैं आपको ये इजी वर्डिंग में एक्सप्रेस करूं कि इसका यहाँ रोल क्या है, इसके अंदर जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर टू में अपने लिए उतरे थे वॉर में, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इस वॉर से कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपने सोल्जर्स दे रहे हैं तो बदले में वो कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न, क्योंकि ब्रिटिशर्स ना उनके सोल्जर्स खाली बल्कि उनके रिसोर्सेज, उनके इक्विपमेंट और कई चीज़ें थी जो वो यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे। अब उनको बदले में कोई ना कोई पेमेंट तो चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस पेमेंट को पे बैक करने की बजाय इस सिस्टम को यूज़ किया और जितने भी उस वक्त की पेमेंट बनती थी उसको एज अ डेट नोट
नोट डाउन करके लंदन में लिख लिया, और पाकिस्तान, इंडिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट था, इसको कोई भी पेमेंट नहीं दी। और इसका नुकसान क्या था कि अब ये पेमेंट तो दी नहीं थी, लेकिन जब ये जाके पेमेंट रिलीज भी की थी तो ये इस तरीके से की थी कि इससे आप खाली ब्रिटिश के जो गुड्स थे उनको बाय कर सकते थे, या तो ये जो ब्रिटिशर्स वहां बैठे हुए थे, जो सोल्जर्स थे, हाई रैंक ऑफिसर्स, उनके एक्सपेंसेस में ही इस सारी चीज को सेटल कर लिया था। और अगर हम इस जो डेट है उसको एक्यूमुलेट करने के ऊपर हैं तो ये 1.3 बिलियन पाउंड्स या 1.5 बिलियन पाउंड्स के अंदर अंदर वेरी करता है, सोर्सेस टू सोर्सेस। अगर हम लोग इसको आज के पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो ये अमाउंट अराउंड 50 बिलियन पाउंड्स की होगी, और ये अमाउंट एक थप्पड़ की तरह था फॉर ब्रिटिश राज के हाउ कैन यू मास्टर आवर नेशन विच यू ओ ह्यूज स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ मनी। यही रिसोर्सेज जो ब्रिटेन ने उस वक्त पे यूज किए थे उसकी कीमत सब कॉन्टिनेंट ने ह्यूमन कॉस्ट में पे की थी। एज मधुश्री मुखर्जी एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट वॉर्स चर्चिल के अंदर ये बात डिस्क्राइब की है कि उस वक्त के ऊपर जो रिसोर्सेज ब्रिटिश ने हमसे लिए थे, फूड रिसोर्सेज स्पेशली, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सब कॉन्टिनेंट के अंदर बंगाल फेमाइन आया था, और इसके रिजल्ट का हर एक को पता है कि उसके रिजल्ट में मिलियंस ऑफ लाइफ्स जो है ना उस वक्त ख़त्म हो गई थी। इस वक्त तक तो वैसे भी मोरल अथॉरिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी ब्रिटिशर्स की, लेकिन इसके बाद वो जो फाइनेंशियल एबिलिटी टू रूल थी ना उनकी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो रही थी। अब इस वॉर से लॉस जो सब कॉन्टिनेंट को तो हुआ ही हुआ था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो भी कम लॉस में नहीं थे। तो इन जुलाई 1945 के अंदर उन्होंने एक नई गवर्नमेंट चुनी जो कि क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी की थी, बजाय कि वो अपने वॉर हीरो विंस्टन चर्चिल को चुनते। और क्लीमेंट एटली की ये चीज़ क्लियर थी कि उन्होंने अब दोबारा से रिबिल्ड करना है पूरे ब्रिटिश की जो कॉलोनीज हैं और जो उनका यूनाइटेड किंगडम है उसे, क्योंकि अब उनके पास विंस्टन चर्चिल की तरह ना पैसा था ना सब कुछ था, क्योंकि डेट तो वो ऑलरेडी वो कर रहे थे, और उनकी जो आवाम थी अब वो भी इस वॉर से तंग आ चुकी थी। एक तरफ तो ये डेट था, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट था जिधर दिन ब दिन दंगे फसाद, राइट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे थे इस वॉर के बाद। और इस वक्त तक तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस वगैरह भी इतनी ज़्यादा पावर में आ चुकी थी कि लोग भी उन्हें ही ट्रस्ट करते थे। और वैसे भी इस वॉर के एंड पे जो हमने अभी आपको पूरी डेट की कहानी सुनाई है उसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी पोजीशन में नहीं थे कि वो किसी बड़ी वॉर को हैंडल कर सके, वो छोटी वॉर को नहीं हैंडल कर सकते थे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वैसे भी बहुत बड़ा इलाका है, इसके अंदर वॉर करने की इतनी सी भी उनके अंदर वो जो है ना हिम्मत नहीं थी। और वैसे भी पैसे उनके पास खत्म हो गए थे, और जो छोटे मोटे बिल्स उनके पास बचे भी थे उससे उन्होंने अपनी कंट्री को रिबिल्ड करना था, बजाय कि वो किसी और कंट्री पे फोकस करें या उनके साथ वॉर करें, जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अब उनका ध्यान तो था नहीं। इसी वजह से क्लेमेंट एटली के लिए जो डिसीजन था वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि अगर वो इस डिसीजन को देखें तो उनको रूल करने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए या लीडर्स का सपोर्ट चाहिए। और अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 लीडर्स तो उनके वैसी सपोर्ट में नहीं है, और आवाम दिन ब दिन उनके और ज़्यादा खिलाफ होती जा रही है। This calculation was bold, logical, and inescapable. As historian Niall Ferguson described in its book Empire: How Britain Made the Modern World, the question was no longer if to leave, but how to live in a way that best served British interest. Empire was no longer affordable. इस सब के बाद हम सबको पता है कि क्या हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिली थी। वो कहते हैं ना, द फायर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट मेट द ड्राई टिंडर ऑफ ब्रिटेन्स बैंक्रप्सी। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि हर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हम लोग मिलियंस ऑफ लाइव्स का सैक्रिफाइस तो याद रखते हैं, लेकिन शायद आफ्टर दिस वीडियो वी वुड रियलाइज कि इस सब में एक फाइनेंशियल एलिमेंट भी था। वी सी द ट्रैम्प ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट्स बट आल्सो द कोलैप्स ऑफ एन इंपीरियल बैलेंस शीट। ब्रिटिश राज इस वजह से ख़त्म नहीं हुआ खाली कि वो हमारी आज़ादी की तहरीक या हमारी आज़ादी की आवाज़ को समझ चुका था, लेकिन इसके साथ साथ वो इस वजह से भी इधर से गया था क्योंकि वो इस रीजन के अंदर अब फाइनेंशियली स्टे नहीं कर सकता था। अगर मैं इस सब को एक ओवरऑल पूरी लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो इट वॉज द रियल प्राइज ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारी थी आज की एक्सप्लेनेशन। व्हाट डू यू थिंक कि हमें आज़ादी हमारी मेहनत की वजह से मिली है या इसमें ब्रिटिशर्स की अपनी रॉन्ग डिसीजंस भी थी? डू टेल योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अनटोल्ड हिस्ट्री।